इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन है, ई लग रहा होगा, ठीक है, CO, कंसंट्रेशन इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज the same as whole concentration in a p-type semiconductor and external electric field is applied across each of them, compare current in them। तो पहला ऑप्शन है करंट इन एन टाइप इज ग्रेटर देन करंट इन पी टाइप। बेटा पहला ही सही हो जाएगा, ठीक है। कारण मैं बता दूं आपको, जब आप कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं और कंसंट्रेशन दोनों का सेम है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन हो एन टाइप सेमीकंडक्टर में या होल कंसंट्रेशन हो किसमें बेटा, पी टाइप में, तो एक चीज बिल्कुल क्लियर होती है, जो बहने वाली करंट होती है सेमीकंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। किसके प्रोपोर्शनल होती है बेटा, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो क्लियर है कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल्स, ठीक है। ये रिजल्ट है हमारे पास में कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है किससे बेटा, मोबिलिटी ऑफ होल से, इसलिए करंट इन एन टाइप क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा हो जाएगा करंट इन पी टाइप से। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद बेटा अब आपका 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन विद फ्रीक्वेंसी n, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज। तो देखो इसको एक तो मेथड है सॉल्व करने का, प्योर मैथमेटिक्स, ठीक है। और दूसरा मेथड ये है कि आप एक काम कर सकते हैं, ग्राफ बना लीजिए, जो कि इजी पड़ेगा आपको। अगर मैं मान लो कोई पार्टिकल मान लेता हूं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उसका टाइम के साथ जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। मान लेते हैं कि मीन पोजीशन से ही वो क्या करता है, स्टार्ट लेता है, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग अगर तुम पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाते हो टाइम के रिस्पेक्ट, क्लियर है बात। तो अगर यहां पर देखो तो इसका एक टाइम पीरियड यहां पर कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन यही ग्राफ अगर तुम इसके रिस्पेक्ट में बनाओगे तो सिमिलर टाइम के लिए बेटा ये आपका 2 बार रिवॉल्यूशन अपना कंप्लीट कर लेगा। ऐसे इस तरीके से थोड़ा सा ग्राफ हमारा गड़बड़ा रहा है बेटा, ठीक है। इसी के टाइम पीरियड में ये कितने रिवॉल्यूशन लेगा बेटा, 2 रिवॉल्यूशन लेगा कि नहीं लेगा, बोलो भाई। तो इसका मतलब ये है कि सर अगर ये n फ्रीक्वेंसी से चल रहा है तो ये सिंपली कितनी फ्रीक्वेंसी से चल रहा होगा, 2n फ्रीक्वेंसी से चल रहा होगा। सिंपल सा सवाल है, इसका सिंपल सा आंसर है। क्लियर है बात, कोई डाउट हो तो इसमें आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर किसी को समस्या हो तो आप बेटा पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 17 है। कह रहा है कि अ कप ऑफ कॉफी कूल्स फ्रॉम 90 डिग्री सेंटीग्रेड टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड इन T minutes when the room temperature is 20 degree centigrade. The time taken by a similar cup of coffee to cool from 80 degree centigrade to 60 degree centigrade at room temperature same as 20 degree centigrade is। सवाल न्यूटन कूलिंग लॉ से है, ठीक है ना, और जिसका सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, इसमें कुछ करना नहीं है आपको, 2 बार इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना, बराबर k टाइम्स T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस T0, जहां T0 रूम टेम्परेचर है जो आपको 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है। इसको 2 बार यूज करेंगे बेटा। पहले आप लेंगे 90 से 80 तक डिवाइडेड बाई T दिया गया है आपको, K कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता है। यहां पर 90 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 20, सही है भाई।
90 में से 80 गया, कितना बचा बेटा 10t बराबर k टाइम्स, इसको सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल से ये आएगा 170 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 20, 9 8 17, 170 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये हो गया 10/t बराबर k। इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, 2 नीचे आ जाएगा, या 2 क्या छोड़ो कैंसिल ही कर देते हैं, सीधे सीधे ज्यादा ही पड़ेगा। 2 × 16, 2 × 5 10, 85, 85 में से 20 गया, कितना बचा बेटा 65। ठीक है, ये 85 है। अब इसी फॉर्मूले को दोबारा यूज कर लेते हैं। दोबारा जब यूज करेंगे तो इस बार T2 80 हो गया, और सॉरी उल्टा लिख दिया बेटा, ये होगा 90 से 80 गया है ना, तो ये हो जाएगा T1 और 80 हो जाएगा आपका T2। तो 80 माइनस 90, मतलब यहां पर एक माइनस साइन आएगा जो छूट गया था। ठीक है फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोबारा 80 से 60 के लिए। तो 80 से 60 के लिए हो जाएगा 60 माइनस 80 डिवाइडेड बाई टी डैश, ये अननोन है, इसे ही हमें कैलकुलेट करना है बेटा, बराबर k टाइम्स 8 और 6 140 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 20, ये कट के हो जाएगा 70, 70 में से 20 गया, कितना बेटा 50, और यहां हो गया माइनस 20 बाई टी डैश बराबर k टाइम्स इंटू 50। ठीक, ये बन गई इक्वेशन 1, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके हम अपना आंसर गेन कर लेंगे। ठीक तो अब इस क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, तो यहां पर हम सोल्यूशन कर रहे हैं बेटा, देखिए कैसे। माइनस 10/t डिवाइडेड बाई माइनस 20/t डैश बराबर 65k डिवाइडेड बाई 50k। k से k कैंसिल हो गया बेटा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहां पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर t डैश चला जाएगा ऊपर, t आ जाएगा नीचे, तो दिस इंप्लाइज दैट t डैश अपॉन t। ठीक है, और साथ में इसके 2 बराबर ऊपर आ जाएगा 65 डिवाइडेड बाई 50, ये 2 इस 50 को काट के निपटा देगा, बचेगा t डैश अपॉन t बराबर 65/25। तो 5 से इसको कैंसिल किया जा सकता है, ये हो गया 13, तो t डैश आ गया बेटा 13/5 t। चेक कर लिया जाए कौन सा आंसर है, तो चौथा आंसर करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा है कि इन अ पोटेंशियोमीटर सर्किट a cell of EMF 1.5 volt gives balance point at 36 centimeter length of wire. If another cell of EMF 2.5 volt replaces the first cell, then at what length of wire the balance point occurs? अगर आप लोगों ने पोटेंशियोमीटर हल्का सा ही पढ़ा होगा, तो उसमें जो सबसे पहला रिजल्ट आता है वो यही आता है कि अगर हम 2 सेल के ईएमएफ को रिप्लेस करके ले रहे हैं और उनके अलग अलग बैलेंस पॉइंट आ रहे हैं, तो वो बराबर होंगे E1/E2 बराबर L1/L2। सर आपने L1/L2 लिखा है, यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट कहाँ गया, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बेटा कांस्टेंट होता है, यहाँ रखोगे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए सीधे यही रिजल्ट यूज ही किया जाता है पोटेंशियोमीटर में। ठीक, तो E1 अपने पास में कितना है 1.5 वोल्ट, E2 कितना है बेटा 2.5 वोल्ट बराबर L1 दे दिया है 36 और L2 हमारे लिए अननोन है। ये डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 3 1 जा 3, 2 जा 6, तो L2 आ गया बेटा आपका 60 सेंटीमीटर। इसमें आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं, सी वाला करेक्ट होगा। ठीक, इसके बाद बढ़ते हैं बेटा हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बेटा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है कि द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल कनेक्शन दैट कंसिस्ट ऑफ 4 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड सेम मटेरियल, ये 3 चीजें
की रेजिस्टेंस के लिए जिम्मेदार होती हैं इस रिजल्ट से। R इक्वल टू रो एल बाई ए। लेंथ चारों वायर का सेम है बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चारों वायर का सेम है, रेजिस्टिविटी सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R4 इक्वल टू R। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि ये चारों वायर पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा इसका, R बाई 4। ठीक है, और अगर R इक्विवेलेंट इसका R बाई 4 है तो वो बराबर है किसके, 0.25 ओम के। तो यहां से आपको R मिल गया बेटा कितना, 1 ओम। यानी कि एक रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 1 ओम। तो सीरीज में क्या हो जाएगा, ये मेरा पैरेलल का रिजल्ट था। ठीक, तो R इक्विवेलेंट इन सीरीज, चारों रेजिस्टेंस को सिंपली ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स R। तो रिजल्ट आ गया बेटा 4 ओम। ठीक, ऑप्शन है तुम्हारा बी, इजी सवाल था। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट था बेटा रेजिस्टेंस का, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस X अंडरगोज स्पॉन्टेनियस डीके इन द सीक्वेंस। सीक्वेंस आपके सामने है, इसमें Z जो है वो एटॉमिक नंबर है और A जो है वो मास नंबर है। ठीक है, पहली बार जब स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन हो रहा है तो यहां पर Z से Z माइनस 1 हो रहा है। ठीक है, यानी कि एटॉमिक मास नंबर में 1 की कमी, और ये तभी होता है जब बीटा प्लस डीके होता है। ठीक है, फिर उसके बाद एटॉमिक नंबर में 2 की और कमी हो गई, यानी यहां -2 करोगे तो रिजल्ट आएगा -3, और -2 तब होता है जब अल्फा डीके होता है। 2 की कमी और 4 की कमी ऊपर हो जाती है। ठीक है, इसके बाद C से D में जब जा रहे हैं तो Z-3 से Z-2 यानी 1 की बढ़ोतरी हो रही है, और 1 की बढ़ोतरी होती है बीटा माइनस तक। क्लियर है? तो आपका बीटा प्लस अल्फा बीटा माइनस यानी कि पहला ऑप्शन होगा। ठीक है बेटा, इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है बेटा, अ डायपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन फिगर, इन विच डायरेक्शन विल इट मूव। तो देखो, सबसे पहली चीज तो ये है कि ये जो डायपोल है आपका, ये एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो अगर मैं डायपोल के स्ट्रक्चर को देखूं तो डायपोल कुछ हमारा ये है +Q, और कुछ दूरी पर है ये -Q। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगी, क्योंकि ये बेटा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहां पर जो लगने वाला फोर्स होगा वो होगा QE1। लेट से कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर, E1। ठीक है, दूसरा यहां पर जो फोर्स लगेगा बेटा वो लगेगा QE2। ठीक, अब सवाल उठा कि E1 बड़ा कि E2 बड़ा। तो सर जी E1 बड़ा होगा, क्योंकि सोर्स जो है उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसर है और चार्ज इसके पास में मौजूद है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट -Q। ठीक है, तो यहां पर जो फोर्स है, अगर मान लो मैं इसको F+ ले लूं और इसको क्या ले लूं बेटा F-, तो सिंपली F+ का मैग्नीट्यूड बड़ा हो जाएगा F-। ठीक, अच्छा चूंकि नेट फोर्स 0 नहीं है, अगर नेट फोर्स 0 नहीं है तो यहां पर एक्सेलरेशन होगा, और अगर एक्सेलरेशन होगा तो उसकी वजह से वेलोसिटी होगी, और अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो लगातार पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी बेटा, डिक्रीज करेगी, और डायपोल किधर मूव कर जाएगा, राइट की तरफ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, टुवर्ड्स द लेफ्ट एज इट पोटेंशियल एनर्जी। लेफ्ट जाना नहीं है, राइट की तरफ जाना है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज नहीं करेगी बल्कि क्या करेगी बेटा, डिक्रीज करेगी। तो उस हिसाब से आपका चौथा आंसर होगा। समझ में आया? अगर नहीं आया बेटा तो आप दोबारा कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C
resistor of resistance capital R connected in series to an AC source of potential difference V volt as shown. Potential difference across L, C and R is 40 volt, 10 volt and 40 volt respectively. The amplitude of current flowing through LCR series circuit is 10√2 ampere. The impedance of the circuit is. देखो बहुत सीधी सी बात है, इजी सा पार्ट है ये। इसमें करंट सबसे जो होगी बेटा सीरीज़ में कॉमन होगी सबके अक्रॉस, और जो करंट होगी हमारी वो आरएमएस करंट ली जाएगी। ठीक, तो आरएमएस करंट कितनी आ जाएगी 10 एम्पियर। अरे √2 से डिवाइड करते हैं ना पीक वैल्यू को। देन इसके बाद सबसे पहले इंडक्टर के अक्रॉस हम लोग लगाएंगे I इंटू एक्सएल बराबर दिया गया है हमको 40 वोल्ट, तो यहाँ से एक्सएल मिल गया 4 ओम। ठीक, सिमिलरली I इंटू एक्सी बराबर दिया गया है हमको 10 वोल्ट, तो एक्सी मिल गया हमको बेटा 1 ओम। और इसी तरह से I इंटू आर बराबर हमारे पास में 40 है, तो यहाँ से R मिल गया हमको 4 ओम। बाकी इम्पिडेंस का फॉर्मूला आपको पता है, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करके देख लेते हैं बेटा। तो Z बराबर √ओवर R का मतलब हो गया 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस एक्सएल दिया है 4 और एक्सी दिया है 1, 4 में से एक गया कितना बचा 3, तो यहाँ 3 का स्क्वायर 16 और 9 25 अंडर रूट 25। Z बराबर 5 ओम। ये मेरा आंसर है, इसको चेक कर सकते हैं आप। ये है आपका सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बेटा अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 23 की। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा है द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन शोन इन फिगर इज। ये आपका कैपेसिटर है, ये बेहद आसान सवाल है। इसमें कुछ नहीं करना है बेटा, ए और बी को उठा के यहाँ शॉर्ट कर दिया गया है। ठीक, तो जब शॉर्ट कर दिया जाएगा सर्किट तो इस कैपेसिटर से कोई चार्ज फ्लो ही नहीं होगा। सर ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेटा इस कैपेसिटर के एक टर्मिनल का पोटेंशियल और दूसरे टर्मिनल का पोटेंशियल बराबर होगा, मतलब VA बराबर VB। क्लियर है? तो VA बराबर VB होगा, तो इसके क्रॉस होने वाला किसी भी प्रकार का पोटेंशियल ड्रॉप 0 होगा। पोटेंशियल ड्रॉप 0 होगा तो कोई कैपेसिटेंस नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर। ठीक, ये ब्रांच आपकी यहाँ से गायब हो जाएगी। जैसे ही गायब होगी तो आपके पास में जो सर्किट दोबारा रीमॉडल होकर आएगा वो ये है। ये C और ये C पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो C इक्विवेलेंट कितना हो गया बेटा आपका 2C। क्लियर है बात? अब बात कर लेते हैं हम लोग बेटा अगले क्वेश्चन की। लेकिन अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहूँगा कि अगर आप लोग को हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है बेटा, तो हमें सपोर्ट करने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में हमारी बात को पहुँचाइए। ठीक है, हमारी बात जितनी ज़्यादा लोगों के बीच में पहुँचेगी, हमें काम करते हुए उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके अलावा अगर आपका कोई पर्सनल टॉपिक है सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हम उस टॉपिक पर भी लेक्चर आपको ऑनलाइन दे सकते हैं। क्लियर है? तो अगर कोई भी तरीके का टॉपिक हो तो बेटा आप हम लोगों से पूछ सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक, तो बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 24 है। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट A एंड B एंड आइडेंटिफाई करेक्ट आंसर। देखना है आपको कि इसमें A और B में दोनों में से कौन सही है या दोनों सही है। ठीक है, या दोनों ही गलत है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारे, सबसे पहला स्टेटमेंट है जो वो ये कह रहा है कि ज़ीनर डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस व्हेन यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर। बेटा ज़ीनर डायोड इकलौता ऐसा डायोड होता है जो रिवर्स बायस में ही काम करता है। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं, मतलब ज़ीनर डायोड को अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप रिवर्स बायस में ही यूज़ करेंगे, इसलिए पहला तो बिल्कुल सही है। ठीक, दूसरे की बात करते हैं। द पोटेंशियल बैरियर ऑफ PN जंक्शन लाइज बिटवीन 0.1 वोल्ट टू 0.3 वोल्ट। देखो जो जर्मेनियम होता है, जर्मेनियम, उसका पोटेंशियल बैरियर या नी वोल्टेज या कट ऑफ वोल्टेज 0.3 वोल्ट होता है, और जो सिलिकॉन डायोड होता है उसका 0.7 वोल्ट होता है।
यानी 0.3 से 0.7 तक जा रहा है, ना कि 0.1 से 0.3 तक, इसलिए आपका ये स्टेटमेंट गलत होगा। तो ऑप्शन में आप देख लीजिए, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट बी इज रॉन्ग। ठीक है, तो इसके बाद बेटा हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहा है कि फॉर अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग इन एक्स डायरेक्शन which one of the following combination gives the correct possible direction for electric field and magnetic field respectively। तो देखो भाई ऐसा है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसकी कहानी कुछ ऐसी होती है कि जब वो प्रोपगेट करती है तो उस दौरान इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सर वेक्टर E क्रॉस B का जो भी यूनिट वेक्टर आएगा वो आना चाहिए I कैप के बराबर। अब बाकी इसके बाद आप अपने ऑप्शन में वैल्यू पुट कर करके एक एक करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं A को, तो I कैप जे कैप एंड के कैप। आई कैप जे कैप के कैप की बात करें तो आई पर सब कुछ ज़ीरो ही होगा, क्योंकि आई की तरफ दोनों ही वेक्टर का कोई भी कंपोनेंट नहीं जाएगा। ठीक है, बाकी जे कैप पे 1 ले लेते हैं, के कैप के लिए 1, -1 एंड -1 मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा आई कैप के लिए बेटा 1 इंटू -1 दैट इज़ -1, ये हो जाएगा माइनस माइनस +1, रिज़ल्ट आ गया क्या आपका 0। बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका आना चाहिए आई कैप, ना कि जे कैप और के कैप। ठीक है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। अगर पहला नहीं होगा तो भाई दूसरा चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो दूसरे में फिर से भाई 0 0 -1 +1 -1 +1। ठीक है, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, आई कैप चाहिए, आई कैप नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तो भाई आई कैप ले लिया इधर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा दैट इज़ -1, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया +1, वंस अगेन क्या हो गया 0। इसका मतलब है ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। थर्ड ऑप्शन देख लो, आई कैप जे कैप के कैप 0 0 1 1 1 1 प्रोडक्ट लोगे बेटा आई कैप के लिए, तो आई कैप 1 इंटू 1 1 -1, ये फिर से क्या हो गया 0, मतलब थर्ड भी नहीं होगा। अब बच गया चौथा, देख लेते ये भी होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन में आ जाते हैं, आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, यहाँ हो गया 0 0 -1 और 1, यहाँ -1 और -1। ठीक है, डायरेक्शन वाइज 0 होना चाहिए बाकी सब, और आई कैप आपका मिलना चाहिए। तो आई कैप ब्रैकेट में ये हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा +1, इसका मतलब ये नॉन ज़ीरो है। अगर ये नॉन ज़ीरो है आई के उसमें, बाकी टर्म्स में आप कैलकुलेट करके देख लो 0 ही आएगा, तो फोर्थ वाला सही होगा। ठीक है, तो ये मेरे 25 सवाल हो चुके हैं। इसके बाद बेटा हम लोग बाकी बचे हुए सवालों को नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।